हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो 1 जून को एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर की के बारे में। और साथ में मैं आपसे ये भी डिस्कस करूँगा कि एक ही पेपर से 10 क्वेश्चंस उठाए गए हैं डायरेक्टली। मैं ये दावा तो करूँगा कि मैंने ये मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस डाले हैं। जो ये पेपर उठा है मोस्टली 10 क्वेश्चंस हिमाचल प्रदेश का पेपर 2016 का है, वो मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगा। वहाँ से डायरेक्ट एज इट इज़ क्वेश्चंस उठ के आए हैं। एनीवे, अगर कोई भी कुछ भी मॉडल करवाए, चाहे मैं करवाऊँ, चाहे कोई भी मॉडल करवाएंगे, आप किसी से भी पढ़ेंगे, खुद से भी पढ़ेंगे, तो बेसिक्स क्वेश्चंस तो आने ही होते हैं। जैसे कॉब डगलस का आ गया, किसी और टॉपिक का आ गया, राइट। सो वो सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, राइट। और बेसिक एक जो नेट क्वालिफाई करके बैठता है तो उसको वो क्वेश्चंस आते ही होते हैं, अक्सर जो क्वेश्चंस आए हैं। सो एनीवे, पेपर का लेवल भी हम डिस्कस करेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ उसके बेस में मैं रीज़न बताऊंगा कि इस रीज़न से मेरे को ये लगता है। सिर्फ ना परसेप्शन के बेस पे हम बात नहीं करेंगे, राइट। तो इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि पेपर का कट ऑफ क्या रह सकता है। और लेकिन जो भी होगा वो कुछ फैक्ट लॉजिक के आधार पे डिस्कस करेंगे, राइट। सो पहले तो एक बार हम इस क्वेश्चंस को पेपर को डिस्कस कर लेते हैं और फिर डिटेल के अंदर 2-5 मिनट का हम लास्ट में डिटेल डिस्कशन रख लेंगे, राइट। सो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आप डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एल.एम. कराओ रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन, तो आप हर कोई जानता है, इनकम एंड इंटरेस्ट रेट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच सॉल्यूशन ऑफ द डू केंजियन प्रीफर फॉर ए पॉजिटिव डिमांड शॉक। अब देखिएगा, ये जो डिमांड शॉक में पॉजिटिव बात किया है, यहाँ से केन्स का जो थ्योरी आप पढ़ते हो वो हमेशा एग्री के डिमांड साइड से इकोनॉमिक्स में बात करते ही हैं, राइट। तो यहाँ पर एक क्वेश्चंस को अगर हम देखें, जो क्वेश्चंस की भावना को देखें, क्वेश्चंस की डायरेक्शन को देखें, तो देखो, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़, लोअर टैक्स, ये भी एक्सपेंशनरी एक्सपेंड करती हुई पॉलिसी है। इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये भी वही है। तो इनके अगर देखें तो ओड जो है वो हायर इन्फ्लेशन टारगेट है, लेकिन वो शॉक की साइड से दिखाई देता है, राइट। क्योंकि इन्होंने पॉजिटिव की बात किया है, राइट। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी भी आ सकती है। अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ सकता है। सो ये जो क्वेश्चंस बेसिकली डिस्कस किया है, इस क्वेश्चंस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये क्वेश्चन नहीं है, राइट। सो म्यूचुअली इंक्लूसिव ये क्वेश्चंस हैं। तो आई थिंक सो कि अगर ये डिमांड साइड शॉक की बात कर रहा है और पॉजिटिव शॉक की बात कर रहा है, तो इसका मीनिंग हायर इन्फ्लेशन रेट आना चाहिए। अगर उसको हम टारगेट करते हैं हायर इन्फ्लेशन को, तो सारी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। सो एनीवे, ये क्वेश्चंस आप भी डाउटफुल में रखिएगा और मैं भी इसको डाउटफुल में ही रखता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट हैज़ कंसिडर्ड द रेशियो ऑफ नॉन ह्यूमन वेल्थ इन एक्सप्लेनिंग द डिमांड फॉर मनी। ये क्वेश्चन है 2004 का जो पेपर है नेट का, उसके अंदर ये क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका तो मिल्टन फ्रीडमैन हो ही जाएगा। सुम्पीटर ने जो डिस्कस किया है, अगर एक्चुअल में सुम्पीटर का पेपर देखेंगे तो उन्होंने मेंशन किया है कि 4 फेज होते हैं, लेकिन वो जो सेकेंडरी वेव की जब बात करते हैं तो वो उसके साथ अगर हम जोड़ते हैं तो 5 फेज। तो ऐसा क्लियरली सुम्पीटर ने डिस्कस नहीं किया है कहीं पर भी, लेकिन जितना भी मैंने लिटरेचर पढ़ा है या उसके ओरिजिनल पेपर अगर आप देखो तो उन्होंने ये कहा पहले 4 फेजेज आते हैं, देन 5th वाला जो सेकेंडरी वेव है उसकी वजह से दोबारा से बूम और रिसेशन चलता है। सो एनीवे, इसके अंदर मैं तो 4 का डिस्कस करूँगा, राइट। हो सकता है इट माइट बी 5 हो। नेक्स्ट डिस्कस करिए। वो डिस्कशनरी मैं इसलिए बोल रहा हूँ हो सकने का कि वो एग्जामिनर पे डिपेंड होता है। अब देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट क्लासिफाइड अंडर प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स, तो इसको हमने डिस्कस कर चुके हैं, कोटा सैम्पलिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ विद द राइज ऑफ द प्राइस बाय 6% द वेज आर इंक्रीज बाय 12%, द रियल वेज इंक्रीज वुड बी। सो द रियल वेज इज इक्वल टू, सिंपल हम पढ़ते हैं, 1 प्लस में वेज में कितना परसेंटेज चेंज हुआ, प्लस में प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज हुआ, -1। सो यहाँ 1 प्लस में 0.12 एंड 1 प्लस में 0.06 माइनस में 1। सो आप ये देखें तो दिस इज़ द 1
0.12 एंड 1.06 -1, इसको आप सिंपल लिख देते हैं 112 और 106 माइनस दिस। तो एलसीएम लेंगे तो 1.6, देन 112 माइनस 1.6, सो 6 डिवाइड बाई 0.6। अगर इसका परसेंटेज निकालोगे तो 5.66, सो लेस देन 6% हो जाएगा। ठीक है, मैं आपसे डिस्कस करूँगा आगे वीडियो में, ये क्वेश्चंस एग्जैक्टली उठाए गए हैं, राइट। सो मैं वो पेपर भी आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। सॉरी, यस, मैं आपको पेपर दिखाता हूँ ये कहाँ से क्वेश्चंस उठ करके आए हैं, राइट। सो देखिए, यस यस, देखिए HPSC, यस। सो ये पेपर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा। इन द स्ट्रगल वर्ग मॉडल द प्रॉफिट ऑफ द लीडर आर, राइट। देन 11 नंबर क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन किया है। कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इन ए शॉर्ट पीरियड प्रोसेसिंग लॉन्ग पीरियड डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, आउटपुट इलास्टिसिटी फैक्टर चेंज होगा या कांस्टेंट रहेगा, सेम आया है। देन है 14 नंबर क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलएम रिलेशनशिप, तो डायरेक्ट आया ये भी क्वेश्चन। देन 21 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्लियरली, यस, वेबलन गुड, तो आंसर भी सेम ही रहेगा, हाई स्टेटस, इवन उसने ऑप्शन भी नहीं बदला है। देन 22 नंबर ये क्वेश्चंस जो है क्लिंग पावर टू थ्योरी, पॉजिटिव थ्योरी का आया है। देन 25 नंबर ये पूछ रखा है, 4 स्टेज आपको क्लियर है, कालसेक का होगा। देन 26 का ये लाइफ टेबल का क्वेश्चंस, मैंने लाइफ टेबल डिस्कस भी किया था वीडियो के अंदर, राइट। और ये सेम क्वेश्चंस मैंने मॉक टेस्ट के अंदर भी डाला था, 6 मॉक टेस्ट होगा आई थिंक, आप देख लीजिएगा, राइट। एक्चुअल में डालना ही होता है, जब पेपर किया है तो इतने सारे पेपर होने के बाद वो बच्चों को उस लेवल पे दिया ही जाता है। क्वेश्चंस तो बहुत सारे दिए गए, उसके अंदर से एक आ गया, राइट। सो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमने ये क्वेश्चंस डाले, लेकिन ये जर्नल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 29, यस, मेरिट गुड्स का कंसेप्ट किसने दिया, ये भी डायरेक्ट उठ के आया है। क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस कर लिया ना हमने, यस 26 कर लिया। 29, देन 38 नंबर क्वेश्चंस भी डायरेक्ट उठ के आया है। ये देख लीजिएगा, द थ्योरी ऑफ द पोटेंशियल सरप्राइज सेकल का है, राइट। और 38, 49 ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं उठ करके। 49, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट 12th मंथ, यार तो इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। एनीवे हम डिस्कस करते हैं, अभी आप इसको मैच करते जाइएगा, राइट। देन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ये आप सब अच्छे तरह से जानते हैं कि इसका आंसर जो होगा वो ए होगा, राइट। सबसे जो छोटा होगा वो हार्मोनिक मीन होता है, हर कोई बच्चा इसको पढ़ के ही जाता है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। फिशर इंडेक्स भी पढ़ के जाते हो, हर कोई नेट क्वालिफाई किया उसको जानता है। देन ये क्वेश्चंस क्लियर है, इसका ए आंसर राइट है, क्योंकि गाल्टन ने इसको डिस्कस किया है, लेकिन गाल्टन ने कोई कोरिलेशन कोफिशिएंट का डिस्कस नहीं किया है, उन्होंने रिग्रेशन के बारे में डिस्कस किया है। सो आंसर वुड बी, और बेसिकली ये जो बात डिस्कस करता है, तो ये बेसिक जो आप इकोनोमेट्रिक्स की बुक पढ़ते हैं उसमें भी डिस्कस किया हुआ है, इंडियन ऑथर ने भी डिस्कस किया है अपने जो रिग्रेशन वाला चैप्टर है उसके पहले पेज पे ही ये डिस्कशन है, दोनों एज इट इज ही, राइट। सो एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस एवरीवन जानते हो, आंसर वुड बी सेकंड, सो इसमें कोई नई बात नहीं है। लीनियर इक्वेशंस नॉन इंक्लूड द लीनियर, यस देखिए, इनपुट आउटपुट लीनियर है, लीनियर प्रोग्रामिंग गेम थ्योरी लीनियर है, लेकिन नियो क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन आप पढ़ते हो, कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन हो गया, तो क्यू इज इक्वल टू ए एल अल्फा K1 माइनस बीटा लाइक दैट, सो दैट इज नॉट द लीनियर। कर्टोसिस की वैल्यू आप जानते हैं, राइट। बीटा 1 जो है वो 3 के इक्वल होता है, सॉरी बीटा 2 जो है वो 3 के इक्वल होता है। देन टेक्निक यूज टू एस्टिमेट द सिस्टम ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशंस, जब ओवर आइडेंटिफाइड मॉडल हो तो 2 स्टेज लीस्ट स्क्वायर यूज़ करते हैं।
इन द प्रेजेंस ऑफ हेटेरोसिडास्टिसिटी, ये अपन ने अच्छे से डिस्कस किया था कि वेटेड लीस्ट स्क्वायर में हम वेट दे देते हैं उसके स्टैंडर्ड डेविएशंस का, क्योंकि जो वेरिएंस है वो बढ़ता जाता है। सो ये वेटेड लीस्ट स्क्वायर हो जाएगा, रहेगा लीस्ट स्क्वायर ही, जस्ट उसको वेट, जो ओएलएस है वो वेट पर ही है, इसमें वेट हो जाता है, नथिंग एल्स। सो लियोन्टी प्रोडक्शन फंक्शन है इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन, एल शेप का प्रोडक्शन फंक्शन बनता है, क्योंकि लियोन्टिप के प्रोडक्शन फंक्शन में कोई भी सब्सटीट्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इधर कैपिटल लेबर लें तो एल शेप का बनता है, राइट। तो यहाँ कोई सब्सटीट्यूशन नहीं, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन ज़ीरो है। और ये बात अब मैं क्या बोलूँ आपको, जब हमने इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन किया था, अगर आपको ध्यान होगा, आई थिंक पहले तीसरे चौथे लेक्चर में हमने किया था, तो आप ध्यान करो कि एक मैंने ये करवाया था, एक एल शेप का करवाया था, एक पूरा स्ट्रेट लाइन करवाया था, और मैं ये डिस्कस करता जा रहा था कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशंस, ध्यान होगा आपको कि रो परसेंटेज चेंज इन MRTS और उसकी वजह से कैपिटल लेबर रेशियो में कितना चेंज हुआ है। तो मैं ये बात कह रहा था कि ऐसे प्रोडक्शन फंक्शन था, ये स्मूथ हो गया, स्टेट की तरफ बढ़ने की कोशिश है, राइट, कि जिसके अंदर इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन ज़्यादा एग्जिस्ट करे। जो सोलो मॉडल है वहाँ भी अपन ने डिस्कस किया, हालांकि वो फिगर बना करके डिटेल में डिस्कस किया, तो वहाँ देख सकते हैं आप, वहाँ पर मेंशन किया हुआ था। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही। ये जो प्रोडक्शन के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे टेक्निकल प्रोग्रेस पे डिबेट हो गई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन हो गया, ये वो कंसेप्ट है जिसके ऊपर बहुत सारा डिबेट और डिस्कशंस हैं कि ये सोसाइटी ऐसे स्टेबल रहेगी, अगर कैपिटल आगमेंटिंग टेक्निकल प्रोग्रेस होता है तो इन फ्यूचर में इंस्टेबिलिटी आ सकती है, क्योंकि कैपिटल लेबर जो रेशियो है वो चेंज हो सकता है, राइट। सो अभी तक एम्पेरिकली हेरेड ने आपने देखा है कि लेबर आगमेंटिंग टेक्निकल प्रोग्रेस की बात की है, क्योंकि एम्पेरिकली भी अभी तक कैपिटल का जो शेयर है वही कांस्टेंट और लेबर का शेयर कांस्टेंट रह रहा है, अगर टेक्निकल प्रोग्रेस जो है लेबर आगमेंटिंग है। सो अगर टेक्निकल प्रोग्रेस हो जाता है, अगर टेक्निकल प्रोग्रेस हो जाता है लेबर कैपिटल आगमेंटिंग, देन ऐसा एक्सपेक्टेड है कि जो कैपिटल लेबर का शेयर कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन का सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। दैट इज़ ऐसा डिस्कशन अभी हो रहा है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें, अगर सभी फर्म मिल जाती है तो सभी फर्म जो है, अब देखिए इसको क्वेश्चंस का आंसर जो है वो डिस्क्रेशनरी है, राइट। कैसे डिस्क्रेशनरी है, अगर ये क्वेश्चंस की डायरेक्शन देखें कि क्वेश्चंस कहाँ जा रहा है, कहाँ जाने का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप पेपर की प्रिपरेशन करते हो तो एक क्वेश्चन कहा जाए कि सपोज करें कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर एक्सचेंज रेट फ्लोटिंग है, तो BOP को कैसे ठीक किया जा सकता है, एक्सपोर्ट बढ़ा करके, इंपोर्ट कम करके, इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा करके, राइट। सो क्या आंसर आप देंगे इसके अंदर, राइट। सो अब देखिए वो कहता है एक्सचेंज रेट फ्लोटिंग है, राइट। सो इसके अंदर से क्लियरली आंसर जो है वो इंटरेस्ट रेट आएगा, क्योंकि उसने पहले ये कह दिया है कि इंटरेस्ट रेट से, तो आप ये सोचते रहेंगे कि एक्सपोर्ट से भी तो कम करके हो सकता है। यस, आपकी बात ठीक है, वो हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का डायरेक्शन क्या है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइज, ये जो क्वेश्चन का डायरेक्शन है ना, वो तो ये कहता है कि ये सभी फर्म इक्वल प्रॉफिट शेयर करेगी, जैसे आप स्ट्रगलबर्ग मॉडल में, सॉरी कॉर्नोट उसमें चैम्बरलिन के मॉडल में पढ़ते हैं। लेकिन फंडामेंटली अगर कार्टेल को देखें तो वो प्राइस हमेशा इक्वल सेट करते हैं, क्योंकि मिल जाते हैं तो प्राइस एक ही सेट हो जाता है, या सभी एक ही प्राइस पे सेल करते हैं। सो अगर इसको प्रॉफिट के साइड से देखें, जैसे इसने स्टेटमेंट में प्रॉफिट बोला है, तो आंसर शुड बी द ऑल फर्म शेयर इक्वल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, राइट। सो दिस माइट बी ओके। देन ये आप सब जानते हो, एक्सेलरेटर C नोट प्लस में M नोट हो जाएगा, ये MPS दिया है तो MPC दिस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वैल्यू रखोगे 2 आ जाएगी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम द बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सचेंज कंट्रोल भी होता है, डिवैल्यू भी करते हैं करेंसी को, एक्सपेंडिचर रिड्यूस भी होता है, लिक्विडिटी ट्रैप का कंसेप्ट आ जाएगा इसमें। देन देखिए कस्टम यूनियन, ट्रेड क्रिएशन, ट्रेड डाइवर्जन दोनों ही होता है, जब आप किसी कंट्री के साथ में आपस में मिलके और इवन
अगर वो कंट्री के अंदर कॉस्ट ज़्यादा भी आ रही है तो भी आपने उसके साथ एक कस्टम यूनियन बना लिया है, आपस में टेरिफ कम कर दिया है, तो जो कंट्री आपके दायरे में आई है, आपके साथ में आई है, उसके साथ ट्रेड क्रिएट हो जाएगा, दूसरों के साथ से ट्रेड डाइवर्जन हो जाएगा। सो ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्जन दोनों ही होता है कस्टम यूनियन में, राइट। ये कोई टॉपिक अलग नहीं है, आते ही रहते हैं पेपर में। हेजिंग तो बहुत जर्नल है, रिस्क कवर का क्वेश्चन है। सो वैल्यू ऑफ द फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर विल बी हायर इन द कंडीशंस, दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो देखिएगा, अगर यहाँ पर टेक्निकल बात को पकड़ें, सीधा ही टेक्निकल बात को पकड़ना है, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर हाई होती है तो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर बड़ा होता है, क्योंकि 1 में सी नोट प्लस में एम नोट, ये अगर बड़ा होगा तो नीचे टोटल वैल्यू क्या होगी, छोटी, तो टोटल वैल्यू नीचे वैल्यू छोटी हो जाएगी तो टोटल वैल्यू बड़ी हो जाएगी। लेकिन आई थिंक सो, क्योंकि हम तो टेक्निकली ऑब्जेक्टिव रहना पड़ता है, सब्जेक्टिव तो होंगे नहीं, राइट। सो अगर ऑब्जेक्टिव अगर आप रहते हैं तो टेक्निकली ये आंसर आएगा। लेकिन अगर उसने डेडिकेटेड से बहुत ही ज़्यादा ऐसे समझें कि अगर उसने ये फोकस किया है क्वेश्चंस के ऊपर और शिद्दत से अगर क्वेश्चंस बनाया है, तो उसको आंसर देना चाहिए एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करके, क्योंकि एक्सपोर्ट जब इंक्रीज़ करता है तो वो जब आपकी कंट्री में मनी आता है तो कंजप्शन के थ्रू वर्क करता है, तो मल्टीप्लायर बड़ा हो जाता है, राइट। सो एनीवे, मैं तो टेक्निकली मान के चलूँगा कि आंसर वुड बी डी होना चाहिए। सो देखें, ये सब आप जानते हैं, आंसर इसका सी हो जाएगा, राइट। देन फैक्ट्री एंडाउनमेंट थ्योरी भी आप जानते हैं, डी हो जाएगा। नेशन का ट्रेड अगर 3 है तो इसका 1/3 हो जाएगा। देन मॉडल फ्लेमिंग मॉडल, यस, देखिएगा, द मॉडल इज बेस्ड ऑन द ISLM करो इम्प्लीमेंटेशन इन ओपन इकोनॉमी, यस, इट डज नॉट एक्सप्लेन द परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द कैपिटल, इट डज नॉट एक्सप्लेन, दैट इज द पॉइंट। सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, यस, राइट। सो नेक्स्ट देखिएगा, हु हैज़ कॉइन्ड द हिंदू ग्रोथ रेट, मैंने आपको डिस्कस किया था, तभी डिस्कस किया था कि देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे फादर 70s के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, तो वो ट्रक लेने के लिए 6-6 महीने वेट करना पड़ता था। ऐसा नहीं है कंपनियां देना नहीं चाहती, कंपनियां तो देना चाहती, उनका तो प्रॉफिट आएगा, राइट। कंपनियां देना चाहती थी, लेकिन जो देश में कानून ऐसे थे कि अगर आपको कुछ भी लेना पड़ता है तो आपको वेट करना, आपको अधिकारियों से, और वो सब आपको उनको आगे पीछे घूमना, कागज़ देना। अगर आप सोचिए, आज अगर आपको लैपटॉप पढ़ाई करना है और इतना सब कागज़ तैयार करवाना, गवर्नमेंट से परमिशन लेना, आप कैसे काम कर पाएंगे? तो चंदे के लोगों की प्रॉब्लम, राइट, और उसकी वजह से कंट्री में बैकफुट पे रही कंट्री, और उसको एसोसिएट किया गया हिंदू के साथ में। इसमें हिंदू का तो कोई लेना देना नहीं है, राइट। सो ये जो राजकृष्णन थे, इन्होंने इसको ऐड किया। तो अच्छा, तब अब आज का बच्चा पढ़ता है, वो सोचता है अच्छा हिंदू ग्रोथ रेट, वो सैफरन, वो पहने हुए कपड़े, वो तो क्या जानते होंगे वो लोग, नहीं, तो इसका तो हिंदुओं से इसका क्या लेना देना, आप बताएं। हिंदुओं से तो इसका कोई लेना देना नहीं है, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ इज ए कॉम्युनल स्टेटमेंट, राइट। सो लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर तो इसको बच्चे बड़े चाव से पढ़ते हैं कि यस ये हिंदू ग्रोथ रेट है। आई डोंट थिंक सो, राइट। सो इट्स ओके। देन नेक्स्ट देखिएगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैल्डर मॉडल, यस एवरीवन नो इट, कि इस क्वेश्चंस में एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि जैसे ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इज ए फंक्शन ऑफ रेट ऑफ प्रॉफिट, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी प्रोपेंसिटी टू सेव है वो लेबर की तो ना के बराबर है, और जो प्रॉफिट अर्न होता है वो इन्वेस्टमेंट होता है, तो थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, तो उसकी वजह से आंसर फर्स्ट हो गया है, राइट। सो आंसर वुड बी फर्स्ट, क्योंकि केल्डर ने होमोजीनियस कैपिटल के ऊपर ज़्यादा फोकस किया नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, केस ऑफ द परफेक्ट कोरिलेशन द टू रिग्रेशन लाइन कोइंसाइड कर जाएगी, राइट। सो नेक्स्ट देखिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द कंसेप्ट ऑफ ऑफर करव, एवरीवन नो मार्शल एंड एजवर्थ, राइट। द परचेजिंग पावर पायरिटी, एवरीवन नो, राइट, कैसल। So who among the following has given the displacement effect, you know, Weizmann and Peacock, द कॉन्ट्रैक्ट या साइकिल। फिजिकल पॉलिसी यानी कि जब रिसेशन आता है तो उसको ठीक करने के लिए किसने दिया है, तो ये केन्स ने दिया है। 29 का क्राइसिस इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक,
और उसको करने के बाद ही तो समझ आती है इकोनॉमिक्स कैसे वर्क करती है, क्लासिकल आइडिया क्या है, केन्स का कितना ब्यूटीफुल आइडिया है कि जब इकॉनमी में प्रॉब्लम होती है तो ब्रोकन विडो फैलेसी का यूज़ करके इकॉनमी को बेटर किया जा सकता है, राइट। जो 20 अभी जो 2019-20 में जो कोरोना आया वो वहीं से ही हमने केंजियन पॉलिसी को यूज़ किया एंड देन इकॉनमी रिसेशन से बाहर आ गया, राइट। देखिए नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ द गुड्स डू नॉट हैव द नॉन राइवलरी नॉन एक्सक्लूडेबल, यस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो ऐसे क्वेश्चंस नहीं डालने चाहिए क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस नहीं है। इसका क्वेश्चंस मेरिट गुड है। अब मेरिट गुड में एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लागू होता है, राइट। जैसे नेसेसिटी की चीज़ें, जैसे गैस सिलेंडर है, उन्हीं को ही फ्री मिलेगा जिनका एक कंडीशन है, उनसे नीचे वो पर कैपिटा इनकम है। सो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को ठीक करेंगे, नॉर्मल गुड्स जो आप परचेज करके लाते हो नॉन राइवलरी नॉन एक्सक्लूडेबल होगा। Which of the following is not mentioned for redeeming debt? That is the grant. Everyone know grant in aid. Which of the following is not a fiscal instrument? Open market operation is a monetary policy instrument. Wagner hypothesis public expenditure के साथ है, right? Develop the functional finance AP Lerner ने. Primary deficit fiscal deficit interest payment. देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ग्रेव व्यूज इंसिडेंस, यस दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो मस्ग्रेव के जो 5 टाइप के हैं इंसिडेंस, एक आप देखते हो स्पेसिफिक टैक्स इंसिडेंस, डिफरेंशियल टैक्स इंसिडेंस, स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर इंसिडेंस एंड देन डिफरेंशियल टैक्स एक्सपेंडिचर डिफरेंशियल टैक्स इंसिडेंस एंड देन बैलेंस बजट इंसिडेंस। सो यहाँ पर मस्ग्रेव यही कहते हैं कि जो बजटरी पॉलिसी है उससे जो आप चेंज करते हो दैट इज़ द बेसिकली इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। सो आंसर वुड बी डी। सो कंसेप्ट ऑफ द मेरिट गुड मस्ग्रेव ने दिया है। मस्ग्रेव का ओरिजिनल बुक देखोगे तो उसके पहले चैप्टर में यहाँ से डिस्कशन होता है। फॉलोइंग द थ्योरी ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर क्लिंग टू पावर द थ्योरी, दैट इज़ द पॉजिटिव थ्योरी जो ये कहती है, ये एक्चुअली ने वैगनर की थ्योरी है, इसी से बेल आउट थ्योरी भी इसी के साथ ही हम पढ़ते हैं। तो ये पॉजिटिव थ्योरी यही कहती है कि वो पावर में रहने के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं। सो बेसिकली ये वैगनर हाइपोथेसिस के साथ ही हम इसको पढ़ते हैं। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, एक्सचेंज इक्वेशन जेम्स टॉबिन की नहीं है और आप सब पढ़ते हो, राइट। सो नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव, दैट इज़ द नोट एंड क्वांटिटेटिव। ये SLR ओपन मार्केट ऑपरेशन ये सब है, लेकिन क्रेडिट रेशनिंग क्वालिटेटिव है, राइट। सो विच अमंग द फॉलोइंग, नेक्स्ट वन है, एज्यूमिंग दैट इन एन इकॉनमी द लेवल ऑफ स्पेंडिंग इंक्रीज बट द क्वांटिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन रिमेन द स्टेबल, it could be unfair, yes that is the MV is equal to PT। so क्या कह रहा है कि अगर मनी सप्लाई इंक्रीज करता है एंड बट द क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, लेवल ऑफ स्पेंडिंग इंक्रीज but the quantity of money in circular remain the constant during the same period, it could be inferred that yes the velocity of the money has increased। देखिए अब देखो यहाँ से ये सेम रहता है। अब ये कहता है कि स्पेंडिंग इंक्रीज करती है तो डेफिनेटली इनकम इंक्रीज करेगी। इनकम जब इंक्रीज करेगी एवरीथिंग और कांस्टेंट है, राइट। सो अगर ये इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, राइट, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ता है तो वेलोसिटी इंक्रीज करती है। सो दैट इज़ वेरी सिंपल। टोबिन का जो क्वेश्चन टोबिन विच वन ऑफ द, यस टोबिन का जो कंसेप्ट है केन्स ने डिस्कस किया है कि इंटरेस्ट रेट से मनी डिमांड इफेक्ट होती है, लेकिन ये कहते हैं नहीं, इंटरेस्ट रेट से स्पेक्यूलेटिव डिमांड तो इफेक्ट होती है, ये नहीं होता। सो इसका क्लियर ही आंसर आ जाएगा सेकंड वन, राइट। सो नेक्स्ट देखिए, फिलिप्स करो मॉडल, अदर थिंग रिमेन द कांस्टेंट इफ द सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज। तो इसको आप सिंपल तरीके से आप कर सकते हो, ये डिमांड है ये सप्लाई है, तो इधर ले लीजिएगा क्वांटिटी, इधर ले लीजिएगा प्राइस, ये डिमांड ये सप्लाई। अब मान लेते हैं कि एक बार अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन इतनी है, राइट। सो अब अगर ये जो मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ तो डिमांड इंक्रीज करेगी, डिमांड इंक्रीज करेगी तो आउटपुट भी बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, और प्राइस भी बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। तो ये फिलिप्स करो एग्जिस्ट कर गया बेसिक। सो अनएम्प्लॉयमेंट विल डिक्रीज इन शॉर्ट रन। Next one, when the stock of money is this and the average price of this and production is this, velocity of MV is equal to PT। तो सिंपल है, आपको V निकालना है तो P इंटू टी डिवाइड बाई M। सो
P जो आपके पास 20 है, ट्रांजेक्शन यानी प्रोडक्शन आपके पास 400 है और 10,000 दिस, राइट, सो इट इज़ 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनेटरी पॉलिसी इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन द इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इज। तो अगेन मैं कहूँगा ये क्वेश्चंस हमने करते ही हैं जब मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी, रिलेटिव मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी इफेक्टिवनेस पढ़ते हैं तो। और मैंने आपको ये कहा था कि लॉजिकली अगर आप देखेंगे तो जो LM जब स्टीप होता है तो मॉनेटरी पॉलिसी इफ़ेक्टिव होती है, और जब IS स्टीप होता है तो फिजिकल इफ़ेक्टिव होता है। उसका टेक्निकल पॉइंट हम कर चुके हैं, इसलिए मैं डिटेल में यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि LM का जो स्लोप है वो E/F था। अब E/F क्या था, मनी डिमांड इज इक्वल टू EY माइनस FR, और मनी सप्लाई के वो इक्वल था, राइट। सो यहाँ से यहाँ पर सिंपल लिख लेते हैं कि मनी सप्लाई क्या है इसमें, M/P, तो EY माइनस FR। तो FR को उधर ले जाते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, FR इज इक्वल टू EY, सॉरी Y को भी उधर लिख लेते हैं तो माइनस M/P प्लस EY। F को इधर भेज देते हैं तो F इधर आ जाएगा, तो दिस इज़ F, दिस इज़ F। सो यही रिलेशनशिप LM है, क्योंकि इधर हम R रखते हैं और इधर हम Y रखते हैं, तो इसका स्लोप ये हो गया। तो हमने पढ़ा है कि LM जितना स्टीप होगा उतनी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इफ़ेक्टिव होगी। तो LM स्टीप है। अब इसने पूछा है कि मॉनेटरी पॉलिसी इज़ मोस्ट इफ़ेक्टिव, तो LM स्टीप होना चाहिए। LM स्टीप होने का मीनिंग है कि E/F लार्ज होना चाहिए। लार्ज होने का मीनिंग है F स्मॉल होना चाहिए, दैट इज़ द पॉइंट। ओके, दूसरी साइड, एक साइड तो हमने पढ़ लिया, दूसरी साइड अगर IS स्टीप है, राइट, तो फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्ट नहीं होगी, फिजिकल पॉलिसी होगी। लेकिन जैसे जैसे IS फ्लैट होने लगेगा, तो जैसे ही IS फ्लैट हो जाएगा उसी टाइम जो ये पॉलिसी है मॉनेटरी पॉलिसी वो इफेक्टिव होने लग जाएगी। तो IS का हमने स्लोप पढ़ा है C0/D, वेयर D इज इक्वल टू I बार माइनस DR। सो D इज़ द इन्वेस्टमेंट सेंसिटिवनेस विद रिस्पेक्ट टू R। अब देखिएगा, हमें चाहिए कि IS फ्लैट हो। अगर IS फ्लैट हो तो ये हमें चाहिए स्मॉल, राइट, और स्मॉल होने का मीनिंग है D बड़ा होना चाहिए, D लार्ज चाहिए। तो यानी कि इन्वेस्टमेंट सेंसिटिव ज़्यादा चाहिए, और यहाँ पर ये मनी डिमांड है, ये R के साथ F क्या चाहिए, स्मॉल, तो F स्मॉल चाहिए। तो देखो पहले में इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इज इंटरेस्ट इलास्टिक, यस, D की वैल्यू लार्ज चाहिए, यहाँ R चेंज करते ही ज़्यादा चेंज होना चाहिए, इलास्टिक है। एंड द डिमांड फॉर मनी इज़ इन इलास्टिक, यस, F छोटा चाहिए तो F स्मॉल चाहिए, तो F स्मॉल होगा तो R में चेंज होगा, तो मनी डिमांड में कोई ज़्यादा चेंज आएगा नहीं। सो आंसर वुड बी फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट, टोबिन टैक्स, बहुत ये क्वेश्चन चलता ही रहता है, इंटरनेशनल फ्लो के अंदर हम यूज़ करते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर वुड बी हेल्प इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। सो देखिएगा, एक ही है, डिवेल्यूएशंस नहीं, डिक्रीजिंग पब्लिक डेट नहीं, रिड्यूसिंग इन रेपो रेट नहीं, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, राइट। सो नेक्स्ट वन हम देखते हैं कि embodied technical changes model is based on which of the progress, this is solo model basically, so answer would be D। by an unlimited supply of Arthur Lewis जो डिस्कस करते हैं, that is the unlimited labor available at prevailing wage rate। so next देखिए, in whose growth model the entrepreneur, yes, सुम्पीटर का सब जानते हैं। नेक्स्ट वन, हिग्स न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस, द टेक्निकल प्रोग्रेस इज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ना सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए, हमेशा ही लाइफ को, सोसाइटी को, सिस्टम को समझने के लिए भी, राइट। सो बोथ लेबर आर्गमेंटिंग एंड टेक्निकल आर्गमेंटिंग उन्होंने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और कैपिटल से डिस्कस किया है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, यूट्यूब पे वीडियो भी डाला था कि और भी बच्चे देख के जाएँ इसको, राइट। तो देखें, according to the Colin Clark, which one is the maximum limit tolerance, that is the 25%। everyone रीड करता है इसको जब पब्लिक इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं तो, क्योंकि एक्सपेंडिचर साइड की थ्योरी, 3 थ्योरी तो हम पढ़ते ही हैं एक्सपेंडिचर में, वेगनर हाइपोथेसिस और ये आपका वाइजमैन पिकॉक और कॉलिन क्लार्क का। हिग्स का न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस, राइज इन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कैपिटल इज द सेम रेशियो। हेरड का जो मॉडल है, यस, दैट इज़ वेरी सिंपल है, आपका रिसेशन बढ़ेगा क्योंकि पोटेंशियल एक्चुअल जीडीपी ग्रोथ कम है, पोटेंशियल ज़्यादा यानी क्षमता आपकी ज़्यादा है इकॉनमी की,
और ग्रो कम कर रही है तो रिसेशन का स्ट्रक्चर है। गुनार मिराडल थ्योरी ऑफ द डेवलपमेंट रीजनल इनइक्वालिटी पे डिस्कस करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कॉम्युलेटिव क्वेश्चंस की डेवलप्ड कंट्री और डेवलप होते जाता है। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ आपको, इधर क्वांटिटी ले लीजिएगा, इधर प्राइस ले लीजिएगा, राइट। सो ये मैं ग्रीन कलर का ले लेता हूँ ताकि आपको फील आ सके कि डेवलप्ड कंट्री है, राइट। सो देखें, ये एक डेवलप्ड कंट्री है, और दूसरा मैं ऑरेंज कलर का ले लेता हूँ कि ये एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है। तो अब एक इसमें इंटरेस्टिंग बात आपको ये देख करके चलना है कि इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, छोटा, देखिए अभी क्लियरिटी आ जाएगी, राइट। सो अब देखें, इधर जो मैंने डिस्कस किया है ये वाला, यहाँ से देखिएगा, यहाँ क्वांटिटी क्यू नोट, यहाँ प्राइस पी नोट है। अगर आप लेबर लेना चाहें तो आप लेबर की मोबिलिटी से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ वेज ले लो या लेबर ले लो, तो यहाँ एल नोट है या डब्ल्यू नोट है। ये इंटरेस्टिंग है, 1 मिनट में मैं आपको क्लियर कर दूँगा। इधर देखिएगा, इसका में लेबर का डिमांड एंड लेबर का सप्लाई, तो वेज तो लगभग इसमें भी वही है इनिशियली, लेकिन एक बात आप देख रहे हो कि लेबर एंड वेज, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। सो लेबर एंड वेज, अब ये क्या कहते हैं, देखिएगा दोनों में वेज इक्वल है। अब आपको एक पता लगेगा अंडर डेवलप है, क्योंकि इसमें लेबर की डिमांड कम है, लेबर की डिमांड ज़्यादा है, तो ये डेवलप है, इसलिए मैंने यहाँ से ये लेबर ज़्यादा रखी, यहाँ से ये कम रखी। अब सिंपल सी बात देखिएगा, ये कहते हैं कि क्लासिकल थॉट एक बात कहती है कि सपोज करो यहाँ पर डिमांड इंक्रीज़ हो गई, ये डिमांड इंक्रीज हो गई, तो वेज इंक्रीज़ हो गया और लेबर भी आ गई। तो क्लासिकल लोग ये कहते हैं ठीक है कि यहाँ से जो ये अंडर डेवलप एरिया है, यहाँ से यहाँ आएगी, तो यहाँ जैसे ही लेबर आएगी तो लेबर की सप्लाई बढ़ेगी, और लेबर की सप्लाई बढ़ते ही वेज वापस गिर जाएगा, यानी ये बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगी, तो ये बढ़ते ही सप्लाई बढ़ गया तो वेज वापस गिर जाएगा, तो लेबर वापस मूवमेंट कर जाएगी उधर ही। लेकिन नहीं, गुनार मिराडल यहाँ पर एक स्टेप अलग से उठाते हैं। वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो बी एरिया है, इस बी एरिया की लेबर जो है वो इधर आ गई है, इधर आ गई, तो यहाँ लेबर क्या हो गया, ये डिमांड है, ये सप्लाई, तो यहाँ क्या हो गया, कम, तो यहाँ वेज बढ़ गया। अब वो क्या कह रहा है कि देखिए, यहाँ लेबर, इधर लेबर ने मूवमेंट किया तो इधर लेबर की कमी हो गई, तो जहाँ लेबर की कमी हुई है तो वहाँ गुड्स की भी डिमांड गिरेगी, तो लेबर की डिमांड फर्दर गिरेगी। तो ये कहते हैं कि यहाँ लेबर की भी डिमांड गिर जाएगी, तो यहाँ वेज वही रहेगा, राइट। और यहाँ लेबर की डिमांड बढ़ी, लेबर की सप्लाई बढ़ गई, तो वेज तो फिर वही रहेगा, लेकिन ये कंट्री ग्रोथ कर गई, और ये कंट्री में देखो लेबर कम होती जा रही है, लेबर की डिमांड सप्लाई यानी कैक, जिसको आप इकोनॉमिक्स में कैक बोलते हैं, टोटल सरप्लस, वो कम होता जा रहा है, तो ये और गरीब होता जाएगा, ये और अमीर होते जा रहे हैं, क्योंकि वेज बढ़ना दैट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट, राइट। तो कोई भी दुनिया में सोसाइटी तभी प्रोग्रेस करती है जब वेज गिरते जाते हैं, राइट। लेकिन फिर भी काम करने वाला धनवान होते जाता है। सो अभी सुनने में ये बात आपको गलत लग सकती है, लेकिन मैं पूरा होश में बोल रहा हूँ, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रॉबिन्सन गोल्डन एज, आप सब जानते हैं, लेबर में ग्रोथ और कैपिटल में ग्रोथ की डिस्कस किया है। हु हैज़ रिगार्ड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एज ए सेविंग पोटेंशियल, तो नरकसे का है ये, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पहले वाले पेपर से चलता है। अकॉर्डिंग टू द माल्थीसियन पॉपुलेशन थ्योरी, आउटपुट पर कैपिटा इन लॉन्ग रन अप्रिशिएट टूवर्ड द सबसिस्टेंस लेवल, तो कहते हैं कि पॉपुलेशन जीपी में ग्रो करती है, प्रोडक्शन एपी में ग्रो करता है, तो जो प्रति व्यक्ति इनकम है वो सबसिस्टेंस ही रहती चलेगी, और एक दिन धीरे धीरे स्लो होती होती सबसिस्टेंस लेवल पे आ जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है। who believed that investment control is better than the traditional investment, ये भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से चलता है, एन का आएगा, राइट। सो देखें, कुजनेट इन्वायरमेंटल कराओ, ये भी सिंपल सा है, व्हेन द इकोनॉमी लेवल रीचेज एट ए हाई लेवल इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन टेंड टू डिक्रीज, स्टार्ट हो जाता है। द कंसेप्ट ऑफ कुजनेट emphasizes द इनकम इनइक्वालिटी इंक्रीज फर्स्ट एंड देन डिक्रीज विद द डेवलपमेंट। सो ऐसा बात तो नहीं है, कुजनेट ने तो क्रॉस सेक्शन डेटा लिया है, तो उन्होंने तो कोई भी ये नहीं लिया है कि ये ज़्यादा इनकम हो गई, ये इनकम कम है तो ये इनकम ज़्यादा हो गई, नहीं, ये तो अलग अलग कंट्री लिया है, तो क्रॉस सेक्शन डेटा पे उन्होंने तो डिस्कस किया है। एनीवे ये टाइम सीरीज़ लेकर के आपको कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल प्रिस्क्राइब द पोल्यूटर शुड पे द इन्वायरमेंट, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल,
अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट थ्योरम इफ देर इज़ ए परफेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ये सिंपल स्टोरी में सुनाता हूँ बच्चों को कॉस्ट थ्योरम के ऊपर कि कॉस्ट थ्योरम एक थोड़े लोगों के बीच में मार्केट सॉल्यूशन है। मार्केट समझते हो किसको कहते हैं? जब मासेस के अंदर से लालच फ्लो करे, दैट इज़ द मार्केट। सो मार्केट इज़ नॉट ए प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलर जो मीट करते हैं, नो, मार्केट इज़ ए market basically is a flow of the self interest among the masses, so that is invisible। जैसे अगर आप सोए सोए ये सोच रहे हैं यार मेरे को ये करना, अपने लालच में ये करना है, दैट इज़ द मार्केट। तो जहाँ जिस सोसाइटी में, जो सोसाइटी ऐसी हो जिसमें कोई मेहनत करके और अमीर होना चाहे, अमीर हो सकता है, और इसका मीनिंग हुआ मार्केट है, राइट। सो देखिएगा कॉस्ट थ्योरम में बेसिकली एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मार्केट फेल हो जाए तो कैसे, जैसे एक आपका पड़ोसी कुत्ता ले आया, और कुत्ता रखना उसका राइट है, राइट। सो वो कुत्ता भोंभो करता है तो आपका दिमाग जो है वो ख़राब हो गया, आपकी दवाई चलने लगी 3,000 की, भगवान करे ना चले, लेकिन मैं सिंपल एक एग्जांपल लेके आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। सो अगर किसी के भी दवाई चलने लगी तो 3,000 की, और कुत्ता उसको फ़ायदा करता है पड़ोसी को 2,000 का, तो मार्केट फेल है, राइट। बेनिफिट से कॉस्ट ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है, आप करेंगे उसको कि भाई सुनो रे, तुम गली के अंदर आओ, ये लो 2,500 रुपये, कुत्ते को छोड़ दो, आपके 2,500 लगा, उसको फ़ायदा 2,500 का, वो रेडी हो जाएगा, 500 उसका फ़ायदा है, 500 आपका फ़ायदा है, क्योंकि उसको 2,000 रुपये लग रहे थे फ़ायदा था, आप 2,500 दे रहे हो, आपके 3,000 लग रहे थे, आप ये कह रहे हैं कि आपको 2,500 में बन गया। अब आप कहो सर हम तो वो एक्सटर्नलिटीज़ की वजह से दे रहे थे, नहीं नहीं, यस वो एक्सटर्नलिटी लग रहा था, लेकिन पेटेंट राइट, उसका प्रॉपर्टी राइट डिफाइन था ना, तो ऐसा नहीं होता है वहाँ। तो इसमें कब ये काम करता है, तो देखिएगा अगर पूरा इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ से प्रॉब्लम हो रही है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो वो 4 कंडीशंस हैं उसकी कि कब ये मार्केट एफिशिएंट होती है। पहला वो कहता है कि भाई गली में बुला के हिसाब किताब कर लो, यानी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो। ऐसा ना हो कि वो कहे ताज होटल में जाके खाना खाएंगे, फिर देखेंगे कुत्ते के बारे में समझौता फिर करेंगे। तो एक तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो, क्योंकि ताज होटल में जाके खाना खाओगे 5 लाख 4 लाख रुपए का, तो इतने के अंदर तो क्या पता दवाई से क्या पता इतने कुत्ते का क्या हो, राइट। सो इतना ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, थोड़े लोग इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि वो अपने रिश्तेदारों को ले आए, ये अपने रिश्तेदारों के लिए समझौता होना ही नहीं देंगे, थोड़े लोग इन्वॉल्व हों। देन इन्फॉर्मेशन क्लियर हो, राइट, और प्रॉपर्टी राइट डिफाइन हो, तो आपस में सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो अभी इन्होंने प्रॉपर्टी राइट से ही क्वेश्चन पूछा है कि एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट विल रिजल्ट इन द सेम, यस, किसी को भी प्रॉपर्टी राइट दे दीजिए, चाहे मालिक उसको दवाई वाले को दे दीजिए, चाहे उसको, सॉल्यूशन एक ही आएगा, राइट। वो कोई अलग कोई एक्सटर्नलिटीज़ क्रिएट कर रहा है तो वो भी सॉल्यूशन सेम आएगा, यानी एफिशिएंट सॉल्यूशन आएगा। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जब ये पढ़ाया जाता है कि मार्केट अपने आप में एक, मार्केट फेलियर कभी होता नहीं है, मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता हो, ये तो हो सकता है। मार्केट फेलियर अपने आप में एक ऑक्सीमोरन वर्ड है, जैसे गवर्नमेंट एफिशिएंसी ऑक्सीमोरन है, एक दूसरे के उल्टे हैं। सो मार्केट फेलियर डजेंट एग्जिस्ट, राइट। यस, जब 29 का क्राइसिस आया तब मार्केट फेल हुआ। तो मार्केट फेलियर जो वेज से कंसेप्ट आया ये कि जब सारे मार्केट के ऊपर सिस्टम था, और क्योंकि क्लासिकल थॉट ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ह्यूमन की एक्सपेक्टेशन इफेक्ट कर सकती है किसी वेरिएबल को, सो ह्यूमन की एक्सपेक्टेशन ने इफेक्ट किया, दैट माइट बी कंसिडर्ड, राइट। सो हम जो बोलते हैं कि पब्लिक गुड्स में मार्केट फेल होता है, नहीं, मार्केट होता नहीं है वहाँ। सो एनीवे, क्लियर है ये बात। सो ये जब हम मार्केट सक्सेस पढ़ते हैं, देन मैं पूरा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करता हूँ, वहाँ पर गवर्नमेंट का रोल मिनिमम होना चाहिए। फिर इस बात को प्रूव करने के लिए एरो के इम्पॉसिबल थ्योरम पढ़ाया जाता है, फिर वोटिंग रूल्स पढ़ाए जाते हैं, देन ये प्रूव किया जाता है कि देखो कोई भी वोटिंग सिस्टम परफेक्ट नहीं है। देन ये बात हो करके प्रूव होती है कि जो गवर्नमेंट सॉल्यूशंस नहीं कर पाएगी। देन हम डिस्कस करते हैं कि देखो तो फिर कौन करे, तो प्राइवेट सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो उसमें कॉज थ्योरम की स्टोरी आती है, राइट। सो एनीवे, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, द एज ऑफ इन्फर्ट इज़ कंसिडर्ड, तो ये 12th मंथ, तो इसका पेपर में मैंने आपको दिखाया, ऑलरेडी आया हुआ है। देन ये क्वेश्चंस सिंपल आया है, इसको समझ भी सकते हैं, राइट। जो अपन ने किया था, जो टेबल की थी लाइफ टेबल के बारे में, उसमें 8 कॉलम वगैरह हमने डिस्कस किए थे, राइट। सो ये जो डेथ है, राइट, ये डेथ में सिंपल सा क्या हो रहा है, देखो ये तो इतने लोग जन्म लिया, राइट, इतने लोग जन्म लिए, तो पहले एक बार देखो इतने लोग जन्म लिए, ये कैसे हो सकता है, इतने लोग जन्म ले और इतने लोग मर गए, ये भी कैसे हो सकता है, क्यों? ये ऐसे होता है कि पहले आप लेते हो L1 L नोट, सो सपोज करो 1 लाख जन्म गए, फिर L1 1 साल की हो गई 98,000, जिसका जो अपन एग्जाम्पल लिया था,
L2 हो गए 97,000। तो आप यहाँ क्या करते हो, इन दोनों के अंदर माइनस कर लो, तो D1 आ गया आपका 2,000 मर गए, तो D2 आ गया आपका 1,000 मर गए, राइट। सो ये डेथ है, तो ये एब्सोल्यूट टर्म में ही आएगी। तो ये देखो 1,08,134 के अंदर से 1,080 मर गई। ये हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन यहाँ ये कैसे हो सकता है 10,000 के अंदर से ये मर जाए, लेकिन ये फिर भी पॉइंटों में नहीं आएगा। तो सिंपल बात है, आंसर ही आएगा। बी इसलिए गलत हो जाएगा कि डी जो है वो वैल्यू बड़ी है। सो जन्मने से ज़्यादा कैसे मर सकते हैं, राइट, उस लाइफ टेबल में। Whose name is associated with the four-stage model? Carl Sack, everyone know. According to the census, yes, that is very important और पूछा जाता है, ये कोई नया क्वेश्चंस नहीं है। यहाँ पर हाईएस्ट शेयर पूछा है, तो ये परसेंटेज की बात है, राइट। अगर नंबर पूछता तो यूपी आता, शेयर पूछा है हिमाचल प्रदेश 89% के अप्रोक्सीमेटली अर्बन पॉपुलेशन है। सो सेल्फ रिलायंस एवरीवन नो, दैट इज़ द fourth 5-year plan. Which one of the following is not component of the global hunger index? स्पेशल फोकस डाल के हमने पढ़ा है, एंड इन्फेंट मोर्टलिटी रेट इसका आएगा। देन ये क्वेश्चंस आप सब जानते हो, प्रीवियस ईयर में घूम ही रहा है। 2021 के बाद में जो नेट के पेपर हुए उनमें डेली चलते हैं ये क्वेश्चंस, तो कोई नया है नहीं, राइट। ये पीछे से मैपिंग भी किया जा सकता है। सो नेक्स्ट वन, सेंट्रल गवर्नमेंट डेट, ये बजट में क्लियरली लिखा है और डेट के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशंस हो चुका था ऑलरेडी। यस, ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 39 मैंने आपको पेपर नोट्स में दिया था, आप देख सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर, यस, ये आपका अब की बार जो बजट आया उसमें क्लियरली है, ऑल ऑफ दी वो आएगा। 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए हैं जिसके अंदर हिसार हरियाणा का प्लान नहीं है, राइट। सो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स इकोनॉमिक सर्वे के अंदर डायरेक्टली दिया है, और 2021 से अगर आप देखें तो इंडिया का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 18% के तकरीबन है। तो जब लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा होती है तो बहुत सारे प्रोडक्ट आपके नॉन ट्रेडेबल हो जाते हैं। जैसे इवन आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट आपका 100 रुपये का बना, लेकिन वो 18% लॉजिस्टिक कॉस्ट है तो 118 का बनेगा। और अगर किसी दूसरी कंट्री ने 105 का बनाया लेकिन उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट 10% ही है, तो सिंपल सी बात है कि वो 110 रुपये 50 पैसे का ही पड़ा, सॉरी 115 रुपये 50 पैसे का ही पड़ा, 10% है। तो आप ये समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे कि इवन आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिवनेस में सस्ता है फिर भी लॉजिस्टिक की वजह से ऐसा हो रहा है। सो गवर्नमेंट का बहुत फोकस था, हालांकि इस देश ने बहुत सारे लोगों ने तो क्रिटिसाइज़ किया कि अंबानी अडानी को पोर्ट दी जा रही है। हिंडनबर्ग ने भी कोशिश की पोर्ट, अंबानी पोर्ट और वगैरह को करने के लिए, क्योंकि हमारे अंदर तो एक एंटी बिजनेस सेंटिमेंट बचपन से पढ़ते आते हैं कि प्रॉफिट जो है वो बुरा है, राइट। और मैं बच्चों को अक्सर कहता हूँ कि आप अपनी जो किताबें होती हैं वो अपने ही बैग में डाल के वापस ले करके जाते हैं, दूसरे अपने फ्रेंड को देते तो नहीं हो। लालच अगर बुरा है तो नहीं, लालच इज़ ए ड्राइविंग फोर्स, राइट। सो ये सेंटिमेंट तो है ही, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत सारा फोकस डाला, राइट, लॉजिस्टिक के ऊपर, जिससे अभी ये टारगेट भी है कि दुनिया में जो ग्लोबल लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो 8% के तकरीबन है, तो हमें 18 से 16% जो आती है हमारी उसको गिरा करके 8 पे ले करके आना है। और पोर्ट आप देखते हो, कच्छ का पोर्ट देखें, आप अलग पोर्ट जाके देखें तो ज़बरदस्त काम हुआ है कंटेनर और पोर्ट का। सो ये 38th रैंक इम्प्रूव हुई, आई थिंक पहले 80 से 81 के नियर अबाउट थी। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन देखिएगा ये फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कोई लेना देना नहीं है, तो इंटेलेक्चुअल लोग डेवलप करते हैं, आरबीआई इसको डेवलप करता है, हर साल डेवलप होता है, यस ये बात ठीक है, और ये तीनों ही लेते हैं, तो इसका 3rd और 4th आंसर है, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, यूनियन बजट हैज़ आइडेंटिफाई 4 एरिया, यस, ये जो आप की हाईलाइट्स पढ़ते हो तो वहाँ ये क्वेश्चंस क्लियरली दिया हुआ है। देन नेक्स्ट वन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इकोनॉमिकली टेक्निकली, यस हाउकिन साइमन कंडीशंस, जो डायगनल एलिमेंट है सारे के सारे वो आपके पॉजिटिव होने चाहिए, तभी इसका जो स्टैटिक लियोनटिफ का मॉडल है, राइट, वो उसके आप सॉल्यूशन कर पाएंगे। नेक्स्ट वन,
विद रेफरेंस टू द परेटो वेलफेयर क्राइटेरिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। सो देखिए, मैं आपसे परेटो का भी डिस्कस किया, बेंथम का भी डिस्कस किया, कार्डिनल का भी डिस्कस किया, कार्डिनलिस्टिक क्राइटेरिया भी डिस्कस किया, एडम स्मिथ का भी डिस्कस किया। देन डिबेट स्टार्ट होती थी परेटो से, राइट। परेटो ने ये कहा है कि मैंने भाई उसको जो जजमेंट फ्री और इंटरटेम्परल कंपैरिजन से बाहर निकाला है। तो केल्डर ने कहा कि इट्स ओके, आपने निकाला है, लेकिन आपकी भी एक लिमिट है, उस लिमिट से बाहर जाओगे तो कंपनसेशन क्राइटेरिया भी काम करेगा। लेकिन देन स्किटोस्की ने कहा कि इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि आप ए से बी इम्प्रूवमेंट दिखा सकते हो तो बी से ए भी इम्प्रूवमेंट दिखा सकते हो। देन उन्होंने ये कहा कि ए से बी, अगर आप वेलफेयर मानते हो तो ए से बी और बी से ए वापस नहीं आना चाहिए। तो स्किटोस की क्राइटेरिया और रिवर्सल टेस्ट इस बात की गारंटी देता है कि वेलफेयर हुआ है। सो यहाँ से ये डिबेट्स, एक्चुअल में ये डिबेट सारी स्टार्ट होती है परेटो से ही। तो परेटो ने ये तो दावा किया है कि ये वैल्यू जजमेंटल एंड इंटरटेम्परल कंपैरिजन फ्री है, लेकिन एम्बिग्यूअस और अनएम्बिग्यूअस का कोई केस नहीं। सो आंसर वुड बी सेकंड। Next, if a firm marginal revenue became negative, everyone know, very simple question, answer would be first. Then next one, yes, ये क्वेश्चन भी आप जानते हो, आंसर वुड बी नेक्स्ट वन, यस, वेज ड्रिफ्ट। यस, ये वेज ड्रिफ्ट सिंपल, बहुत सारा डिस्कशंस होता है जब लेबर थ्योरी को हम पढ़ते हैं कि लेबर के साथ जब नेगोशिएशन किया जाता है, जैसे कोई भी बच्चा होता है वो आजकल नेट किए हुए कहीं बोल देते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट में तो इतने मिलेंगे लेकिन देंगे इतने, दैट इज़ द वेज ड्रिफ्ट, राइट। सो डिफरेंस बिटवीन द एवरेज वेज रेट and average earning. Case of the Baines limit price, that MR should be less than 0, नेगेटिव होना चाहिए। देन दिस वन एवरीवन नो, ये हम सिंपल क्वेश्चंस आप कर सकते हो, मेरे करने की ज़रूरत नहीं, आप जानते हो कि कंज्यूमर सरप्लस ये प्राइस और ये क्वांटिटी, तो ये जो पोर्शन है वो कंज्यूमर सरप्लस होता है, ये वाला। तो ये सॉरी मैं अभी कर देता हूँ, जस्ट एक बार, ये मैंने किसी पर्पज़ से लगाया है। तो यहाँ आ गया ये आ गया क्यू नोट। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको इंटीग्रेट कर लो, तो ये सारी वैल्यू इंटीग्रेट हो गई। फिर क्या होगा, नीचे वाले को माइनस करना है, तो ये नीचे वाला एरिया जो रेक्टेंगल बना है उसको माइनस कर दो, दैट इज़ द पी नोट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन 0 टू क्यू नोट यहाँ तक करना है ना, इस डिमांड कर्व का इंटीग्रेशन यहाँ तक करना है। सो क्यू नोट हो गया, देन डी एक्स इंटीग्रेट कर दीजिएगा, माइनस ये जो ओ पी नोट ओ क्यू नोट कर दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक ही ये जो सी एस है वो बच जाएगा, ये वाला, राइट। सी एस आई तो 1.25 आएगा। सो वेबलन गुड्स, दैट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है इसका कि गिफन और वेबलन गुड कैसे बिहेव करती है। सो ये स्टेटस इशू के लिए जनरली लोग लगाते हैं, क्योंकि दो तरह की डिमांड होती है, एक फंक्शनल डिमांड, एक नॉन फंक्शनल डिमांड, और दो तरह की वैल्यू होती है, एक रियल वैल्यू होती है, एक वो वैल्यू जो सोसाइटी देती है। तो कुछ गुड्स आप ऐसे अपने पास रखते हो जिसकी वजह से सोसाइटी उसको इम्पोर्टेंस देती है, तो वो संतुष्टि के लिए लोग ये रखते हैं। एनीवे, ये डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पूछा है। ये पीछे भी क्वेश्चंस आते ही रहे हैं और सिंपल सा क्वेश्चंस हैं। ये मैंने आपको दिखाया था, वो हिमाचल प्रदेश में भी ये क्वेश्चंस आया है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, राइट। अगर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी जो है, कोई कॉलेज अच्छा है, कोई प्राइवेट है, कोई, राइट, तो अगर सारा मार्केट अगर प्राइवेट स्ट्रक्चर पे होती तो ऐसे पेपर कभी नहीं बनाती, वो रियल में आपको जांचने की कोशिश करती। लेकिन अब किसी को कोई टेंशन, इसलिए पेपर चल रहा है, आप भी खुश, राइट, एवरीवन इज़ हैप्पी, राइट। लेकिन प्रॉस्पेरिटी कभी इंडिविजुअल नहीं रही, इट्स ऑलवेज शेयर्ड। जब पड़ोसी धनवान होगा तो ही हम धनवान होंगे। यहाँ तो किस तरह से एंटी बिजनेस, फ्रस्ट्रेशंस, गवर्नमेंट जॉब को इम्पोर्टेंस, ऐसे अच्छी सोसाइटी के फीचर्स नहीं है, राइट। हम तो अब क्या करें, वी आर द सेकेंड हैंड पीपल बेसिकली। अब आपकी तो इतने, हमारी तो इतने सालों से माइंड की कंडीशनिंग हो गई है, राइट, कि हम जो है वो इम्पोर्टेंस है। रतन टाटा कहते थे कि इस देश में बिजनेसमैन या कोई अपना प्राइवेट काम करने वाले को बड़ा ही मजबूर होना पड़ता है, इवन अपने आप को प्रूव करने के लिए, लेकिन वो काम ज़्यादा बेटर करता है, राइट। सो बेसिकली ऐसा ही स्ट्रक्चर है। इन ए शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन
इट इज़ ए लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन, नो लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन है तो ए नहीं होगा, कट कर दीजिएगा। आउटपुट इलास्टिसिटी वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, तो आंसर वुड बी 2 and 3। देन थ्योरी ऑफ द पोटेंशियल सरप्राइज सेकल का दिया हुआ है, राइट। देन यस, नेक्स्ट वन, शट डाउन पॉइंट एवरीवन जानते हो। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में ये डायरेक्शन क्या इंपॉर्टेंट है इसकी। आप AC का मिनिमम कर सकते थे, लेकिन नहीं, जब ABC दिया है तो वहीं पर ही जाएगा ना, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट। तो क्वेश्चंस को डायरेक्शन समझनी पड़ती है कि इस क्वेश्चन की डायरेक्शन ये है, विच इज़ नॉट द बेसिस ऑफ प्योर मोनोपोली, राइट। गवर्नमेंट फ्रेंचाइजी दे दे, मोनोपोली हो जाएगी। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया, एक फैलेसी है कि हमें पढ़ाया जाता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को लूटा, तो कंपनी के प्रति हमारे मन में एक नेगेटिव सेंटिमेंट हो गया, लेकिन कंपनी ने कहाँ लूटा। तुम कहते हो कि उसकी मोनोपोली हो जाएगी, अरे सबसे बड़ी मोनोपोली तो गवर्नमेंट की होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को एक कानून बना के दिया कि जाओ, कोई और आएगा नहीं, सो और आएगा नहीं, तो उसने लूट मचाया। सो अगर दूसरी कंपनी होती तो कंपटीशन हो करके आपका सस्ती हो जाती चीज़ें। सो इसलिए एडम स्मिथ ने टारगेट किया था कि फ्री एंट्री होनी चाहिए, कोई गवर्नमेंट की रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट फ्रेंचाइजी से ऊपर तो कौन मोनोपोली, कितनी मोनोपोली हो सकती है। सो क्योंकि गवर्नमेंट से तो हम प्रेम करते हैं, इसलिए हमें पता ही नहीं लगता कि वो सबसे बड़ा सिस्टम है, राइट। पेटेंट, यस, दैट इज़ इंपॉर्टेंट मोनोपोली, क्योंकि जब आप पेटेंट लेते हो, R&D रिसर्च करते हो, तो एफिशिएंसी बढ़ती है, तो आपको देखकर कोई दूसरा भी काम करता है, उसकी वजह से और आउटपुट जनरेट होता है। तो एक बार मोनोपोली हो करके वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो जाता है, राइट। सो दिस इज़ ए क्रिएटेड मोनोपोली एंड दैट इज़ इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये पॉजिटिव मोनोपोली है पेटेंट वाली। गवर्नमेंट फ्रेंचाइज ये नेगेटिव है। कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, ये से प्रोडक्शन फंक्शन वाली मोनोपोली है। सो डिमिनिशिंग रिटर्न ऑफ स्केल, इसका कोई लेना देना नहीं है, राइट। सो नेक्स्ट देखें, वालरस जनरल इक्विलिब्रियम पहले चलता रहा है, द सिस्टम ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन। देन स्टेकलबर्ग मॉडल, द प्रॉफिट ऑफ द लीडर आर ग्रेटर होता है। हमने इसको मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी किया था, 5-6 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो वहाँ पर आपने करके भी देखा था कि देखिए स्टेकलबर्ग मॉडल के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने HPSC इस पेपर में डिस्कस किया था। यस, ये देखिएगा, मैं ये किया था अपने क्वेश्चंस दिसंबर 2023 का पेपर है, उस पेपर में आया था। तो पहले कोरनोट मॉडल का मैथमेटिक्स पढ़ा था, उसके बाद में अगर दोनों कोल्यूड कर जाए, अगर परफेक्ट कंपटीशन हो तो देन फर्स्ट मूवर एडवांटेज स्टेकलबर्ग का पढ़ा था। तो इस क्वेश्चन में यही है कि आप देख सकते हो कि इसके प्रॉफिट जो फर्स्ट मूव करेगा उसके प्रॉफिट 112 आ रहा है और दूसरे के प्रॉफिट 56 रुपये आ रहे हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा। यस, प्रॉफिट ऑफ द लीडर को ग्रेटर होगा, फॉलोअर को कम होगा। देन एक्सेस कैपेसिटी, एवरीवन नो, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से मार्केट हैविंग है, मोनोपोलिस्ट जो है वो सिंगल सेलर का होता है, इट्स ओके, सिंगल बायर होता है। सो ये हरफिंडल इंडेक्स हम जनरली पढ़ते ही हैं, आप अगर रियल लाइफ में भी काम करते हैं और जब भी आपको कंसंट्रेशन देखनी होती है तो ये पढ़ते हैं स्क्वायर करके, राइट। देन नेक्स्ट ISLM मॉडल, जो देखिए कहता है ए डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट वुड बी रिजल्ट ऑफ, कि इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होना किसका रिजल्ट होगा, तो ये IS हो गया, ये LM हो गया, R और Y। लेकिन आपको पता है ना इसका डेरिवेशन कहाँ से आता है, बिल्कुल ये स्टार्ट से चलता है और याद रखने का ज़रूरत नहीं रहता है, राइट। ये सिर्फ 2 कराव नहीं है, इसके पीछे एक बिल्कुल स्टेप टू स्टेप एक स्टोरी है। सो देखें, इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, यस, जैसे LM कराव शिफ्ट करेगा नीचे तो डेफिनेटली इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन, रेशनल एक्सपेक्टेशन, बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था कि कैसे न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स के बाद में रेशनल एक्सपेक्टेशन आई, और रेशनल एक्सपेक्टेशन को सेकंड जनरेशन न्यू क्लासिकल मॉडल हम बोलते हैं, और कैसे उन्होंने ट्रेड साइकिल और रेशनल एक्सपेक्टेशन के बेस पे रियल बिजनेस साइकिल को प्रूव किया। और वहाँ से आप देख सकते हो कि उसके बाद में जो कंसेप्ट एक डिबेट जनरेट हुई कि वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होना चाहिए या एम्प्लॉयमेंट जो है वो इनवॉलेंट्री होना चाहिए। तो क्लासिकल और न्यू क्लासिकल के क्लासिकल और न्यू केंजियन के बीच में, न्यू क्लासिकल के बीच में वो अलग अलग प्रूफ देते हैं, लेकिन हमने वहाँ पर एम्पेरिकली भी देखा था कि साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट है वो इनवॉलेंट्री कैसे होता है।
सो एनीवे, तो यहाँ पर ये डिस्कस किया हुआ था कि पीपल डू नॉट मेक सिस्टमेटिक एरर, और पॉलिसी और जो लोग होते हैं उनको अलग अलग इन्फॉर्मेशन नहीं होती, सेम इन्फॉर्मेशन होती है, तो ये आंसर इसका गलत हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? सो देखिएगा, इज़ वेरी सिंपल। मोनेटरिस्ट एडवोकेट सच पॉलिसी विच इंटरफेयर लीस्ट विद द मार्केट। देखिए डियर स्टूडेंट, जब हम फिलिप्स कराउ पढ़ते हैं तो वहाँ क्लियरली मिल्टन फ्रीडमैन को अगर आप पढ़ के देखेंगे जीवन में, तो आपको लगेगा कि कितना क्लियर उनका अंडरस्टैंडिंग है, राइट। चाहे आप हे को पढ़ के देखें, थॉमस सोवेल को पढ़ के देखें, मिल्टन फ्रीडमैन को पढ़ के देखें, राइट। सो चाहे आप ऑस्टिन स्कूल ऑफ इकोनॉमिस्ट के जो भी हैं हेक वगैरह उनको पढ़ के देखें, सो बड़ा ही क्लियरिटी से उन्होंने बात किया है। रोड टू सेफ्रन पढ़ के देखें, राइट, फ्री टू चूज़ पढ़ के देखें, तो दीज आर कैपिटलिज्म एज ए फ्रीडम पढ़ के देखें। सो अब देखिए, मोनेटरिस्ट या फिलिप्स कराउ में आपको क्लियरली पता लग जाता है कि फिलिप्स कराउ में मिल्टन फ्रीडमैन कहते हैं कि भाई ये शॉर्ट रन में तो इम्पैक्ट करेगा, लॉन्ग रन में कोई इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वेज प्राइस स्टिकी की वजह से एक बार तो आप लेबर को एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन लेबर को ठीक थोड़ी देर में रियलाइज़ हो जाएगा कि मनी सप्लाई बढ़ाने से इन्फ्लेशन बढ़ गई है, तो आप एग्रीमेंट को वापस जितनी इन्फ्लेशन बढ़ी है उस पर लेके जाइए। जैसे ही आप लेके जाओगे तो अनएम्प्लॉयमेंट वापस वहीं आ जाएगा और इन्फ्लेशन बढ़ी हुई होगी। सो मॉनेटरी पॉलिसी लॉन्ग रन में इफेक्ट नहीं करती है। सो मिल्टन फ्रीडमैन का ये मैकेनिज्म था कि भाई लीस्ट इंटरवेंशन होना चाहिए मार्केट में, वो लॉन्ग रन के अंदर वो एक्सेप्ट करते हैं। देन मोस्ट ऑफ द केंजियन आर पॉलिटिकली लिबरल। यस, केंजियन जो डिमांड साइड इकोनॉमिस्ट होते हैं वो लोगों को कहते हैं कि आप मनी प्रिंट कर लीजिएगा, लोगों को दीजिएगा, गवर्नमेंट को कहते हैं, और जो कंपनी पे टैक्स रखिएगा, लोगों पे एक्सपेंडिचर कीजिएगा, तो इकोनॉमी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, राइट। इसको हेजलिट ने कहा है इकोनॉमिक्स इन वन लेशन, तो उसमें उन्होंने कहा है कि देखिए, हेजिट ने इसको एक नाम दिया है ब्रोकन विंडो फैलेसी। वो ये कहते हैं कि आपके एक दीवार है, तो उसमें खिड़की है, पहले उस खिड़की को तोड़ लीजिएगा, यानी किसी को टैक्स लगा दिया तो किसी की इनकम तोड़ी, फिर वो उसके लिए आप नई खिड़की लेके आओ, तो जिससे लेके आओगे उसको पैसे दोगे, तो वो उसका प्रोडक्शन बढ़ गया, वो फिर कंजप्शन करेगा कहीं जा करके, तो कंजप्शन के थ्रू किसी और की इनकम बढ़ेगी, उससे इनके आगे मल्टीप्लायर इफेक्ट स्टार्ट हो गया कंजप्शन के थ्रू। सो हेजलिट इसको कहता है नहीं भाई, प्रोडक्शन तो वो होता है जो स्टार्ट में क्रिएट होता है, यानी हेजलिट थोड़ा क्लासिकल साइड से बात करता है, सप्लाई क्रिएट्स इज ऑन डिमांड जैसे सेजला करता है। सो इसको हेजलिट ने कहा है कि डिमांड, किसी को टैक्स करके डिमांड बढ़ाना, ये ब्रोकन विंडो फैलेसी है। सो एनीवे, तो ये पॉलिटिकल लिबरल होते ही हैं। जैसे अभी कमला हैरिस का आपने केस देखा, वो जैसे भी बात करते हैं, इट्स ओके, लेफ़्ट राइट अपनी अपनी पॉलिसीज़ हो सकती है। हाँ, टेक्निकली मैं डिस्कस कर सकता हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट है मार्केट को समझना और फिर सेंटर टू एक कदम लेफ़्ट में हो जाना सोसाइटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन पहले राइट हो करके लेफ़्ट की बात में थोड़ा सा एक कदम रख देना। लेकिन आगे देखें कि केंजियन बिलीव दैट एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई हैज़ अनप्रेडिक्टेबल इफेक्ट ऑन द नॉमिनल जीडीपी। यस, केन्स ने मनी के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया, इतना ज़रूर कहा कि मनी वर्क तो करता है, लेकिन उसका कोई मेरे पास कंट्रोल्ड वे नहीं है। लेकिन डिमांड का तो, क्योंकि एग्री के डिमांड जब हम पर 29 का क्राइसिस पढ़ते हैं, तो कैसे वो जी को बढ़ा करके इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाया जाता है। सो ये तीनों तो है, लेकिन मोनेटरिस्ट बिलीव दैट इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग में कभी बात नहीं, मोनेटरिस्ट की हमेशा ही बात जो हुई वो क्लियरली मनी के ऊपर हुई है, तो उन्होंने कोई क्राउडिंग आउट इफेक्ट की बात नहीं की। दैट इज़ दिस। सो दीज आर 100 क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड एंड आई होप आपने अपना मैच कर लिया है। अब क्योंकि मेरा एक अनुभव कहता है कि मैंने लगभग हर एग्ज़ाम में देता हूँ, हिमाचल का मैंने दिया, राजस्थान का मैंने दिया, मध्य प्रदेश का मैंने दिया, पंजाब का मैंने दिया, हरियाणा का मैंने दिया, हर स्टेट का मैं एग्ज़ाम देता हूँ, नेट का भी एग्ज़ाम देता हूँ, क्योंकि अगर आपको पढ़ाना है तो एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा, राइट। सो अपडेट रहना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे को उस एज में जीना पड़ेगा जिस एज में मेरे बच्चे होते हैं। सो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक मैं मेरा अनुभव और मेरे एक्सपीरियंस से मैं एक बात कहता हूँ कि बच्चों की जो मैच्योरिटी का लेवल होता है और पेपर हैंडल करने की मैच्योरिटी का लेवल होता है, तो इसमें 3 फैक्टर हम डिस्कस करते हैं, इसकी मेरिट क्या रहेगी। तो मेरिट के ऊपर हम डिस्कस करें तो 3 लॉजिक ले लीजिएगा। फर्स्ट लॉजिक तो कि लगभग 2500 लोगों के आर बार अप्रॉक्सीमेटली इस पेपर में बैठे हैं, 1। दूसरा, जब बैठे हैं तो डेफिनेटली ये ज़्यादा स्कोर बढ़ने की तरफ रहता ही है, राइट। तो ये स्कोर अप जाने के लिए पॉजिटिव चांस है।
दूसरा अगर हम देखें नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से जो स्कोर है वो कम होने की संभावना भी होती है, क्योंकि उसके पीछे भी रीज़न है कि नेगेटिव मार्किंग होने से हर कोई पूरे अटैम्प्ट नहीं करता है, राइट, रिस्क नहीं लेता है, तो कम रहने की। अगर दूसरा पॉजिटिव साइड में देखें तो ये एग्ज़ाम जो था, जिन बच्चों ने बहुत सारी प्रैक्टिस किया है तो उनके तो सेम क्वेश्चंस पेपर से निकल जाएगा, लेकिन फिर भी मिस्टेक्स तो होती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बच्चे नहीं रखते हैं इतना। सो डेफिनेटली देखिए, जो ये एग्ज़ाम बेसिकली ये था कि जिसने टच बना रखा है, जो कंटिन्यूसली बस पेपर ही पेपर करे जा रहा है वो कर देगा। लेकिन जिस आदमी ने टच छोड़ दिया है वो उसका ये पेपर नहीं था, क्योंकि ये पेपर कोई अंडरस्टैंडिंग बेसिक थोड़ा ही है, राइट। और कहाँ चीज़ें होती है इकोनॉमिक्स में, मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि 2% चीज़ें समझ वाली नहीं आती, लेकिन बच्चे भी कहते हैं कि हमें तो स्कोरिंग चाहिए। लेकिन मैं एक गारंटी आपको देता हूँ, अगर आपने इकोनॉमिक्स को समझ लिया तो पेपर रुकेंगे नहीं कभी भी आपके। लेकिन अगर आप जस्ट स्कोरिंग की कोशिश करोगे तो एक बार हो जाएगा, फिर रुक जाएगा, फिर कोचिंग, फिर रुक जाएगा। सो आप इस पे फोकस करें कि 6 महीने लगाएं एक बार एक सब्जेक्ट पे, फिर दोबारा ज़िंदगी में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। सो अगर इसका पॉजिटिव साइड देखें कि स्कोर बढ़ने का दूसरा, तो इजी टू मॉडरेट पेपर था। इजी तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि देखने में लगता है कि इजी है, कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं। अगर नेगेटिव साइड देखें कि स्कोर कम रह सकता है, तो स्कोर कम रहने के पीछे क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस जैसे 15 से 20 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे आपको जो आपके माइंड को इफ़ेक्ट करेंगे और आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे, राइट। सो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो यानी कि जो जिसको बोलते हैं इंक्लूसिव क्वेश्चंस होते हैं, तो वो क्वेश्चंस आपके मार्क्स को कम करेंगे, राइट, डेफिनेटली कम करेंगे। सो ऐसा नहीं है कि ये पेपर बहुत इजी है और स्कोर 95 चला जाएगा, 95 प्लस चला जाएगा, नो। सो मेरा एस्टिमेट ये कहता है कि जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है, राइट, वो कट ऑफ सारा कुछ देखते हुए 78 से अबो रहेगा, राइट, आई थिंक सो। 78 के आर बार घूमेगा जी, 2 नंबर ऊपर घूमे, 3 नंबर ऊपर घूमे, 81 चले जाए। 78 के प्लस माइनस 78 से नीचे हो जाने की संभावना कम है, 78 के नियर अबाउट रहने की संभावना ज़्यादा है, यानी कि इसमें आप प्लस माइनस 2 कर सकते हैं, राइट, आई थिंक सो। एंड ये कोई फाइनल नहीं है, मेरा अपना एक एस्टिमेट ये कहता है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है बच्चे, इसमें इतना स्कोर नहीं जाता है। आप पर्सनली चाहे कितना ही एस्टिमेट करें, 78 स्कोर बहुत होता है। अगर मैं आपको 1 घंटे पहले पेपर दे दूँ और आप देख के जाएं एग्ज़ाम में, तो भी आपसे 10 क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, राइट। सो ऐसा नहीं होता है, ये मैं आपको बहुत आपके जो माइंड के हुए को समझ करके मैं कह रहा हूँ कि 78 प्लस माइनस 2 होने के चांसेस है, राइट। सो ऐसा नहीं है कि मैं कोई प्रेडिक्ट करने वाला हूँ, मैं क्या जानता हूँ, आप जैसे जानते हैं वही मेरे को पता है। लेकिन हर कोई बच्चा आशा करता है और एक कोचिंग देने वालों का एक प्रोसेस है, तो सब किसी को करना ही पड़ता है। सो इस वे में ये एक प्रयास था, आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा, थैंक यू सो मच।